नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं DGMS के पूर्व उप महानिदेशक श्री SD चिद्दरवार सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, DGMS के शीर्ष पद तक पहुंचने की आपकी यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करें। साथ ही आपके करियर का कोई ऐसा निर्णायक क्षण बताएं जिसने आपको सुरक्षा के महत्व को गहराई से समझाया हो। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन उम्ब्रेड ओपन कास्ट माइन, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो मैं करीब 6 साल वहाँ पर रहा हूँ, जिससे एक माइनिंग के प्रति उस समय में छोटेपन में थोड़ा फैसिनेशन हो गया था। और बाद में जब मैं पढ़ाई करने के लिए फिर पिताजी की ट्रांसफ़र भी नागपुर में हो गई, तो मैं नागपुर में हम लोग शिफ्ट हो गए। उसके बाद में मिडिल स्कूल का एजुकेशन और हाई स्कूल एजुकेशन मेरा नागपुर में ही हुआ। जब मुझे डिप्लोमा में पढ़ाई के लिए जाना पड़ा नागपुर पॉलिटेक्निक में, तो उस समय में माइनिंग एंड मैकेनिकल ब्रांच का ऑप्शन था। तो हमारे उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी बोले कि माइनिंग बहुत अच्छा है। तो मैंने उस समय में डिप्लोमा में रहते हुए माइनिंग ब्रांच चॉइस की, और डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने उस समय का VRC विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे कैंपस इंटरव्यू से ही कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब मिल गया था। उसमें मेरा पोस्टिंग चंद्रपुर एरिया में हुआ। फिर उसमें मैंने अपना योगदान दिया। 1 साल के बाद में WCL का स्पॉन्सरशिप स्कीम में मुझे ISM धनबाद से MTech करने का मौका मिला। मैंने ओपन कास्ट माइनिंग में ISM धनबाद से MTech किया। उसके बाद में मैंने करीब 2001 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स में ही अपनी सेवाएं दी। मेरे महाकाली कॉलेज के मैनेजर का पदभार संभालते समय में मुझे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी में सिलेक्शन हुआ और मुझे DGMS में ज्वाइन करने का मौका मिला। मैंने DGMS ज्वाइन किया तो मेरी पहली पोस्टिंग सीतारामपुर में थी, ईस्टर्न जोन सीतारामपुर। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर धनबाद में हुआ। बाद में मेरा पोस्टिंग बिलासपुर में हुआ एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, और मैंने अपनी सेवाएं करीब 8 साल तक बिलासपुर रीजन में आने वाली खदानों के लिए प्रदान की, जिसमें ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स मेन कंपनी थी। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ थी और NMDC था, सेल की भी माइंस थी। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी माइंस बिलासपुर रीजन में आती थी। वो भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और बिलासपुर में रहते हुए मैंने फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मेटालीफेरस माइंस का भी परीक्षा पास किया, और उसके बाद मेरा डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी का प्रमोशन हुआ। मेरी पोस्टिंग बिलासपुर से रीजन नंबर 3 सेंट्रल जोन धनबाद में हुई। मैंने वहाँ पर 3 साल तक डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी के पद पर अपना योगदान दिया। उसके बाद मेरा प्रमोशन एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी हुआ और मेरी पोस्टिंग नॉर्दर्न जोन गाज़ियाबाद में हुई। नॉर्दर्न जोन गाज़ियाबाद एक बहुत बड़ा जोन है जो लेह लद्दाख से लेके उसका विस्तार MP तक है, और इसमें WCL के अलावा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की भी खदानों को देखने का मौका मिला। इसके अलावा नॉर्दर्न जोन में उस समय में अभी भी ऑयल माइंस, नॉन कोल माइंस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मैं आखिर में नॉर्दर्न जोन गाज़ियाबाद से एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के पद से मैं रिटायर हुआ। अब मैं किसी को कोई अगर ज़रूरत होती है तो उसको मैं सलाह देने का काम करता हूँ, लेकिन ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अदरवाइज़ मैं अपना रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करता हूँ। जब मैंने एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ग्रेजुएशन के बाद में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चंद्रपुर एरिया के हिंदुस्तान लालपेट माइन नंबर 1 में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं करीब 1 साल वहाँ पर रहने के बाद में एक बार रात में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट भी इस तरीके से हुआ कि उस समय में लोडिंग के लिए लोडर्स रहते थे, SDLs या LSDs का इस्तेमाल नहीं होता था, और लोडर लोग जोड़ी में जाते थे। मतलब दो लोडर एक गाड़ी भरते थे और एक जोड़ी को 6 गाड़ी भरनी होती थी, एक लोडर को 3 भरनी होती थी। लेकिन कभी कभी होता ये था कि ऑड नंबर्स में लोडर्स आते थे तो एक सिंगल रह जाता था, तो वो अपनी गाड़ी 3 अकेले भरने का कोशिश करता था।
इसी क्रम में उस दिन भी रात में एक सिंगल लोडर था और जबकि वहाँ पर फेंसिंग किया हुआ था, फिर भी फेंसिंग के अंदर में जो लूज कोल था उसको उठाने के चक्कर में वो फेंसिंग के अंदर घुस गया और उसी समय में रूफ फॉल होकर उसका एक्सीडेंट होके देहांत हो गया। वो देखकर मुझे लगा कि ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं होना चाहिए और इसीलिए जबकि उसमें उसकी गलती थी, बट ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि फेंसिंग भी ऐसी हो कि कोई वहाँ पर घुसना नहीं चाहिए। और उसके बाद में हमने बहुत कोशिशें की और कोशिश किया कि कोई भी एक्सीडेंट उस खदान में न हो। बाद में जब मुझे डीजीएमएस में आने का मौका मिला तो मैंने डीजीएमएस के जुरिस्डिक्शन में जो भी जहाँ पर भी मैं पदस्थापित था उसमें सुरक्षा को इम्प्लीमेंट करने का पूरा कोशिश किया और उसका नतीजा ये था कि मेरे टेन्योर में मेरे रहते हुए सभी जगह में एक्सीडेंट में कमी आई। सर, खनन करते समय सुरक्षा सर्वोपरि नीति पर आपका क्या विचार है? अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताएं जब आपने सुरक्षा के लिए एक कठोर निर्णय लिया हो और उसके सकारात्मक परिणाम निकले हों। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है इस भारत में और पूरे दुनिया में, सभी लोग सुरक्षा सर्वोपरि नीति पर ही काम करते हैं, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि सुरक्षा सर्वोपरि ही अपनी नीति होनी चाहिए। और मुझे बताने में खुशी है सिर्फ कोल इंडिया में नहीं लेकिन WCL में भी इसे अच्छी तरीके से अपनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, डीजीएमएस हेडक्वार्टर्स के बाद मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो बिलासपुर रीजन में हुई थी। जब मैंने खदानों का निरीक्षण किया और उनकी हिस्ट्री जानी तो एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें अक्सर एक्सीडेंट होते थे और वो एक्सीडेंट प्रॉन लिस्ट में आई हुई थी। तब मुझे लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे देखनी चाहिए। जब मैंने उसका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जनरल इंस्पेक्शन किया, जो कि पूरे माइन का इंस्पेक्शन होता है और एक दिन के बजाय में इसमें 5-6 दिन भी लगते हैं, उस समय में मुझे ये लगा कि इनका एक्सीडेंट का मेन कारण जो है वो कोलिजन ऑफ टिपर्स है। और कोलिजन ऑफ टिपर होने का मुख्य कारण है कि इसमें हॉल रोड जो है वो वन वे ट्रैफिक हॉल रोड में नहीं था, इसके कारण वो टिप्पर के एक्सीडेंट होते जा रहे थे। उस समय में फिर मैंने जैसे डीजीएमएस में माइंस एक्ट में प्रावधान है सेक्शन 22A(1) के तहत मैंने नोटिस इशू किया और 3 महीने में उनको कहा कि आप लोग इसको वन वे ट्रैफिक बनाइए, अन्यथा इसको ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका हॉल रोड बंद हो जाएगा। मुझे खुशी है कि उन लोगों ने भी इस पर कार्य किया और 3 महीने के अंदर में जो हॉल रोड का मेन पार्ट था एटलीस्ट उसको उन्होंने वन वे ट्रैफिक कर दिया, जो कि कोल फेस से नज़दीक में था। इससे हुआ ये कि वन वे ट्रैफिक होने से कोलिजन ऑफ टिपर्स के एक्सीडेंट बंद हो गए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो माइन 1 साल के अंदर में एक्सीडेंट प्रॉन की लिस्ट से बाहर भी निकल गई। तो ये एक कठोर निर्णय था जो कि एक अन्यथा मेगा प्रोजेक्ट बंद हो जाता या उसका उत्पादन कम हो जाता। ऐसे ही एक और बड़ा कार्य हुआ है। जब मैं वहाँ पर था बिलासपुर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी के पद पर, तो अंडरग्राउंड में रूफ फॉल से बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। इसका भी जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि वहाँ पर सीमेंट ग्राउटेड रूफ बोल्ट्स यूज़ हो रहे थे। और फिर वहाँ के जनरल मैनेजर सेफ्टी थे, उनके साथ हमने एक कोशिश किया कि जो सीमेंट कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग उसका प्लांट्स को हमने इंस्पेक्शन किया और वो सरप्राइज इंस्पेक्शन किया तो उसमें हमने पाया कि सीमेंट के जगह में प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी यूज़ किया जा रहा था, जिसके चलते रूफ बोल्ट्स अपने आप गिर जाते थे और रूफ कोलैप्स हो जाता था। तब हमने एक बहुत कठोर निर्णय लिया कि सीमेंट कैप्सूल बोल्ट्स को रेजिन कैप्सूल बोल्ट्स में रिप्लेस करना है। उसके लिए जो सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल बने हुए थे सारे सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट्स के बने हुए थे, उसको सबसे पहले हमने 3 महीने के अंदर सभी माइंस के SSR को रिवाइज करके रेजिन कैप्सूल बोल्टिंग में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद में फिर वापस नोटिस इशू किया कि आप आने वाले 6 महीने में सभी माइंस में रेजिन ग्राउटेड कैप्सूल का यूज़ करें, जिससे कि रूफ फॉल एक्सीडेंट्स में कमी आए या बंद हो जाए। तो उन्होंने सभी खदानों में पहले तो मैनुअल रेजिन कैप्सूल बोल्टिंग का उन्होंने प्रावधान किया, लेकिन उसमें दिक्कत होती थी। उसके बाद में उन्होंने रूफ बोल्टिंग मशीनें खरीदी और सभी खदानों में 6 महीने में नहीं लेकिन 1 साल के अंदर में सभी बिलासपुर रीजन के अंतर्गत जितनी भी खदानें आती थी अंडरग्राउंड की, सभी में रेजिन कैप्सूल यूज़ करना चालू किया। उसका नतीजा ये हुआ कि रूफ फॉल के एक्सीडेंट जो पहले साल 24 या 25 हुए थे वो रिड्यूस होकर 3 या 4 पे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा ये
योगदान मैं कह सकता हूँ कि डीजीएमएस के तरफ से उस समय इनिशिएटिव लेके, जिससे उनका सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बहुत बढ़ गया। सर, खनन सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए आप कोयला परिवार के सदस्यों को कौन सा व्यवहारिक मंत्र देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी सुरक्षा नीति और सुरक्षा प्रणाली डिपेंडेंट रहती है। जो सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट से लेके आखिरी वर्कर तक सभी को सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसमें हर एक के लिए अलग अलग प्रावधान है। जैसे कि प्रबंधन है, उसका ये ड्यूटी है कि उसने रिस्क असेसमेंट करके सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सभी खदानों के लिए बनाना है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जितने जो भी ये माइन बेसिस पर होती है, हर माइन के लिए अलग अलग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो भी सेफ्टी से संबंधित मुद्दे हैं, जो भी रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको एनालिसिस करके, उसको रिस्क असेसमेंट करके उसके ऊपर में सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, जिससे कि जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। और रिस्क को कम करने के लिए हर एक की जिम्मेदारी भी तय होती है, वो चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे अधिकारी हो, या कोई बड़े अधिकारी भी हो। तो ये कार्य प्रबंधन लेवल पे हर जगह में करना चाहिए, और इसे कुछ हद तक कर भी लिया है। मैं तो कहता हूँ कि सभी का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, सभी खदानों का, लेकिन इसको समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। जैसे कि हर 5 साल में हमारी कंडीशंस चेंज होती है, तो हर 5 साल में इसको रिव्यू करना चाहिए। या तो फिर हम कोई टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, या कोई हम लोग मेथड ऑफ वर्किंग बदलते हैं, तब भी इसको करना चाहिए, जिससे कि हमारे सिस्टम में जो रिस्क है वो हमको पता चले और उसके ऊपर हम काम करके इसको रिस्क को कम करने के लिए मैनेजमेंट और प्रबंधन अपना करें। लेकिन सिर्फ प्रबंधन द्वारा ये करना ही काफ़ी नहीं है, कामगार लेवल पे भी इसका उनकी जिम्मेदारियों को उन्होंने पूरा करना चाहिए। हर एक कामगार को अपना सुरक्षा को देखते कार्य करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा एक 10 प्रश्नों का एक क्या हम सुरक्षित है के लिए एक जारी किया गया था आज से 5-6 साल पहले। उसमें हर कामगार को कार्य पर जाते समय में अपने आप को 10 प्रश्न पूछने होते हैं कि क्या मैं सुरक्षित हूँ। अगर उसमें अगर सभी प्रश्नों के उसके उत्तर हाँ आते, तो वो कामगार को कॉन्फिडेंटली अंदर जाना चाहिए, या फिर जब तक वो प्रश्नों के उत्तर सही में या हाँ में ना हो, तब तक उसे अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करने के बाद ही जब उसका सबका समाधान निकल जाए, उसके बाद ही उसने अगर अपने कार्य पर जाता है, तो वो सुरक्षित तरीके से कार्य कर पाएगा, और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो पूरे खदान की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सर, एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में WCL की वर्तमान सुरक्षा कार्य प्रणाली में आप सबसे बड़ी सकारात्मक बात क्या देखते हैं? इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? मैं सबसे पहले WCL का एम्प्लॉय था, उसके बाद में मैं DGMS में गया। उस समय मैं तो इसको अपनी कंपनी मानता था। अभी भी मैं रिटायरमेंट के बाद में भी इसको WCL को मैं अपनी कंपनी ही मानता हूँ। और मैंने देखा भी कि मुझे कोल इंडिया की सभी कंपनीज़ के साथ में काम करने का मौका मिला DGMS में रहते हुए। नॉर्थ ईस्टर्न कंपनी कोल फील्ड्स का छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के साथ मैंने काम किया। आपको मैं इस वक्त बताना चाहूँगा, इस मौके पर बताना चाहूँगा कि ECL और BCCL तो सबसे पुरानी सब्सिडरी कंपनीज़ है, लेकिन उसके बाद WCL ही सबसे पुरानी कंपनीज़ है। MCL, ACCL, NCL, ये सभी कंपनी जो है WCL से ही स्प्लिट होकर बनी है। तो WCL का एक अपना वर्क कल्चर है जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे नॉलेज में। और इसका कारण यह है कि WCL के वर्क कल्चर में जो सकारात्मकता है वो इतना बाकी कंपनीज़ के इसमें नहीं दिखने को मिलता है। लेकिन WCL के जो भी एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो प्रबंधन के हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे कामगार नेता हो, सभी का सुरक्षा के प्रति सकारात्मक देखने का नज़रिया होता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे नज़र आई। अब बात यह है कि सुरक्षा ये कोई अकेले कामगार की या प्रबंधन की या किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन होता यह है कि प्रबंधन
एक सुशिक्षित और नॉलेजेबल होता है उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो कामगार है और वो भी कोल कर्मी जो है, जो कि अभी कुछ तो सुशिक्षित हुए हैं, बट पहले तो अशिक्षित लोग ही माइनिंग फील्ड में आते थे, और उन तक सुरक्षा की भावना को, सुरक्षा के कल्चर को, सुरक्षा की प्रणाली को पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। जब मैं धनबाद में पदस्थापित था उस समय में वहाँ पर भी एक्सीडेंट बहुत होते थे। एक उन्होंने अच्छा कार्य किया, एक सुरक्षा नुक्कड़ का एक प्रावधान उन्होंने किया। हर सप्ताह में एक सुरक्षा नुक्कड़ करते थे। बात यह है कि सिर्फ खदान के कामगारों को ही सुरक्षा के संबंध में जानकारी होना जरूरी नहीं है, उनके घर वालों को, परिवार वालों को भी जानकारी अगर रहेगी, वो भी अपने जो भी खदान में जाने वाले उनके रिश्तेदार या भाई है या पिताजी है, जो भी है, उनको भी वो प्रेशराइज करेंगे कि भाई आप ये सब सुरक्षा के साथ काम कीजिए। और ये हुआ भी। इस प्रोग्राम को लागू करने के बाद काफ़ी एक्सीडेंट में रेट में कमी आई और सुरक्षा का स्तर उनका ऊपर उठा था। तो मैं भी यही चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो कामगारों को सुरक्षा का संदेश पहुँचाने के लिए आप लोगों ने भी कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब तक हमारा सबसे निचला कड़ी जो है कामगार, वो सुशिक्षित नहीं होगा और वो इन्फॉर्म नहीं होगा सभी चीज़ों से, तब तक हम इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो मेरा यही कहना है कि इसको और सुदृढ़ करने के लिए हमें इस उपाय को करके देखना चाहिए। सर, WCL की भूमिगत खदानों के लिए रूफ बोल्टिंग, सपोर्ट सिस्टम और खदान के खुलने के काम में सुरक्षित और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए, इस पर श्रमिकों के लिए आपकी स्पष्ट सलाह क्या है? आपने प्रश्न में ही कहा है कि रूफ बोल्टिंग का आपने नाम लिया। अंडरग्राउंड खदानों में रूफ बोल्टिंग ही सबसे कारगर उपाय है ग्राउंड मूवमेंट को रोकने के लिए। क्योंकि हम जब भी अंडरग्राउंड में माइनिंग करते हैं, गैलरी चलाते हैं, उसको डिपलरिंग करते हैं, तो उसका जो बनाया हुआ बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और जिसके चलते फिर रूफ फॉल होते हैं और उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। लेकिन रूफ बोल्टिंग ऐसी प्रणाली है कि जो भी डिस्टर्बेंस रूफ में आता है ग्राउंड मूवमेंट के चलते, उसको वो रोकता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि प्रबंधन द्वारा सही सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल बनाना चाहिए। और सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल में रूफ बोल्टिंग, जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया, सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट को यूज़ न करते हुए रेजिन ग्राउटेड बोल्ट को ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी मेंटेन रहे। लेकिन अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि एक खदान में रेजिन बोल्टिंग करने के बावजूद भी रूफ कोलैप्स हो गया। अब रूफ कोलैप्स क्यों हो गया? जब इसका हमने अध्ययन किया तो रूफ बोल्ट कम से कम 1.2 मीटर लेंथ का होना चाहिए, या ग्राउंड मूवमेंट को या ग्राउंड स्टार्टा को देखते हुए 1.8 मीटर के भी मारते हैं, 2.4 मीटर के भी मारने पड़ते हैं। जो भी SSR बनता है उसके हिसाब से मारना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर ये रूफ फॉल हुआ था वहाँ पर 1.2 मीटर के बोल्ट के जगह में 0.3 मीटर के बोल्ट मिले रूफ फॉल होने के बाद। तो ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क है कि आपने जो 1.2 मीटर का बोल्ट लगाना था उसमें आपने सिर्फ 0.3 मीटर के बोल्ट लगाए, जिसके चलते जो रूफ का जो डिस्टर्बेंस है ग्राउंड मूवमेंट का, वो उसमें कंट्रोल नहीं हो पाया और रूफ फॉल होकर उसमें फैटल एक्सीडेंट हो गया था। तो इस समय पर रूफ बोल्टिंग ही सबसे बेहतरीन कार्य प्रणाली है स्टार्टा मूवमेंट को या ग्राउंड मूवमेंट को रोकने के लिए। इसके अलावा जब जहाँ पर उचित आवश्यकता हो उस समय में गर्डर का भी इस्तेमाल किया जाता है रूफ कंट्रोल को या ग्राउंड मूवमेंट को रोकने के लिए। बहुत सारे और भी सपोर्ट सिस्टम्स है। सबसे बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम आज के समय में अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे लॉन्ग वॉल है तो पावर सपोर्ट्स है, बट वो सिर्फ लॉन्ग वॉल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको जब कभी भी ज़रूरत होती है कंटिन्यूस माइनर फेस में, जो कि अभी काफ़ी चलन इसका बढ़ा हुआ है, तो हम आवश्यकता अनुसार स्टार्टा मूवमेंट को रोकने के लिए पीछे से हम लोग पावर सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल सपोर्ट हम लोग पावर पैक के साथ में यूज़ कर सकते हैं। यह दूसरी और अलग प्रणाली है। लेकिन रूफ बोल्टिंग, वो भी रेजिन ग्राउटेड रूफ बोल्टिंग आज के समय में भी
कारगर प्रणाली है, लेकिन मेरा कामगारों का ये उनको सुझाव है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सामान देना प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन उसको लगाना ये कामगार की जिम्मेदारी है। और अगर उसमें कुछ भी कमी करते हैं तो ये समझ लेना होगा कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के को लेते हुए हमने जो या प्रबंधन ने जो SSR फ्रेम किया है, उसमें हम लोग कमी कर रहे हैं और उसका चलते हमें एक्सीडेंट को सामने जाना पड़ेगा। तो ये सोचकर आप काम करिए और क्वालिटी में कोई भी चीज़ का कंप्रोमाइज़, कोई किसी प्रकार का भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जैसे कि लेंथ ऑफ बोल्ट हो गया, क्वांटिटी ऑफ रेजिन ग्राउट हो गया, उसको फिक्स करने का तरीका हो गया, ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान देते हुए सही तरीके से रूफ बोल्टिंग करें या जो भी अन्य रूफ सपोर्ट प्रणाली है उसका इस्तेमाल करें, तो आपका ये एक्सीडेंट नहीं होगा और आप लोग सुरक्षित रहेंगे। सर, WCL एवं कोल इंडिया में काम करने वाला प्रत्येक श्रमिक देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आप उनका मनोबल बढ़ाने हेतु उनके काम के प्रति सम्मान और उनके महत्व पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं सिर्फ WCL और कोल इंडिया के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने DGMS में रहते हुए बाकी भी माइनिंग देखी है। और इस मौके पर मैं ये मेरे मन की भावना को मैं बताना चाहूँगा कि आप इस पृथ्वी के ऊपर में जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे रोड्स हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे गाड़ियाँ चल रही हो, सारी चीज़ें हर एक चीज़ सिर्फ एक माइनिंग के भरोसे है। अगर माइनिंग नहीं होता तो ये चीज़ कुछ भी नहीं होती। हम लोग कर क्या रहे हैं, खदान जो भी पृथ्वी के जो भी गर्भ में है पृथ्वी के, उसको हम बाहर निकाल के उसको हमारे आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करके हम अपनी सुविधाएं बना रहे हैं। लेकिन हर एक चीज़ माइनिंग के भरोसे है, किसान के भरोसे हम लोग हैं क्योंकि हमको खाना मिलता है। लेकिन जितना भी डेवलपमेंट है वो सारा माइनिंग के भरोसे है। तो ये माइनिंग के जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, इनका योगदान तो असाधारण योगदान है। दूसरी बात यह है कि जो कोल कर्मी काम करता है वो दूसरा कोई नहीं करता। एक मैं इसमें किस्सा बताना चाहूँगा कि मैं जब महाकाली कॉलरी का मैनेजर था, उस समय सुरक्षा सप्ताह के समय में हमारी तैयारियाँ चल रही थी। तो लोकल परचेस करके कुछ सामान आया हुआ था और रिक्शे वाला आके हमारे खदान की इंक्लाइन में झाँक के देख रहा था। उस समय में बहुत अच्छे सजाई हुई खदान थी और बहुत तारीफ़ कर रहा था कि बहुत अच्छी खदान है, मैं इतनी अच्छी खदान पहले बार देखा। मैंने उसको पूछा कि क्या अंडरग्राउंड जाके आओगे, तो सीधा मना कर दिया, बोले नहीं जाऊंगा। मैं बोला क्यों नहीं जाओगे, इतनी अच्छी खदान है, आप बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हो। बोले नहीं, मुझे डर लगता है, अंदर जाके कुछ हो गया तो ये डर हर एक के मन में रहता है। और वो डर को पार करके हमारे कोल कर्मी जाके खदान से कोयला निकाल के लाते हैं। कोयला निकालने का काम तो कोल इंडिया एक कंपनी है, बट बाकी जितना भी मिनरल है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कॉपर हो, चाहे गिट्टी, खदान की गिट्टी हो, सभी चीज़ हमारे कोल कर्मी खदान के भूगर्भ में जाके ही उसको निकाल के लेके आते हैं, जो कि अन्य कोई साधारण व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि सबसे सम्मानित कामगार अगर कोई होना चाहिए इस पृथ्वी पर, तो वो तो माइनिंग कर्मी होना चाहिए। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।